डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज में जहां पर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार। आज के डिस्कशन का जो कंटेंट रहने वाला है या स्ट्रक्चर रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, परिचय डिस्कस करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप किस तरीके का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद हम तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं उनमें से पहला डिस्कस करेंगे जो है स्वराज संबंधी विचार। इसके बाद तिलक के स्वतंत्रता संबंधी विचार डिस्कस करेंगे। इसके बाद तिलक के अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व संबंधी विचार डिस्कस करेंगे। फिर तिलक के स्वदेशी व बहिष्कार संबंधी विचार डिस्कस करेंगे। फिर तिलक के राष्ट्रवादी विचार डिस्कस करेंगे। फिर जो उनको क्रांतिकारी और हिंसावादी जैसे जो टैग दिए गए उससे संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, जो आज का डिस्कशन होगा उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर रहेगा डिस्कशन का। और मैं शुरू करना चाहूँगी एक एक कोटेशन से जो 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 थॉट हुआ करता था बाल गंगाधर तिलक का, कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती हैं। तो ये हर एक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में लागू होता है गाइस, कि महान उपलब्धियों को के लिए हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलती। और जो उपलब्धियां आसानी से मिल जाती हैं वो महान नहीं होती हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस ये कुछ जो पंक्तियाँ हैं वो आप अपने जीवन में उन्हें ज़रूर फ़ॉलो करें, उन्हें लागू करें। और अच्छा महसूस होगा, और अच्छा महसूस करेंगे आप जब इस तरीके की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। इनसे मोटिवेशन मिलता है आपको। तो शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए और आपके काम का हो, अगर आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार से संबंधित पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कौन थे और भारतीय राजनीतिक चिंतन को उनकी क्या देन है। तिलक के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए, या एक राजनीतिक विचारक के रूप में तिलक का मूल्यांकन कीजिए। तो डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो आप किस तरीके का परिचय दे सकते हैं, किस तरीके का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि वो राष्ट्रीय आंदोलन के एक उग्रवादी विचारक और नेता थे। भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत माना जाता है उन्हें। वो राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्री, तत्वचिंतक, इसके बाद समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री भी उन्हें बोला जाता है। और उनका जो जन्म है वो 1856 को महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार में होता है और उनका नाम गंगाधर तिलक होता है। फिर उनकी एजुकेशन कैसे हुई वो देख सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके मन में देश की ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति की तीव्र इच्छा थी और इस तरीके से वो एक महान समाज सेवक भी बनते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में संलग्न किया और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक उग्रवादी स्वरूप देने का प्रयास किया था। और उन्होंने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों में अपने ओजस्वी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने अपने जेल जीवन में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। इसके साथ साथ ही मराठा और केसरी पत्रों में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर अवस्थी कहते हैं कि कांग्रेस के मंच पर जो विशाल प्रबुद्ध व्यक्ति अब तक आए, तिलक उनमें से बिल्कुल निराले थे, क्योंकि सक्रिय क्रांतिकारी होने के साथ ही वे एक महान विद्वान भी थे। तो इस तरीके से आप कोटेशन भी डाल सकते हैं अपने आंसर में कि किसी ने क्या कमेंट दिया है, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, वो भी आप दे सकते हैं। तो ये अच्छा माना जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की कुछ रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेद एंड गीता रहस्य। तो ये था एक परिचय, इंट्रोडक्शन, जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं।
अब उनके राजनीतिक विचार की बात की जाए जहाँ तक, तो पहला है उनका तिलक के स्वराज संबंधी विचार। तो जो स्वराज की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उससे उससे क्या विचार रखते थे बाल गंगाधर तिलक। तो आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक चिंतन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या रहता है कि भारत की को राजनीतिक दासता से मुक्त कराना है। मतलब जो कॉलोनियल रूल है, ब्रिटिशर्स हैं, उनसे मुक्त कराना है। तो सबसे सर्वोच्च उद्देश्य जो था वो भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त कराना, मतलब कि स्वराज की प्राप्ति करना। स्वराज की सिद्धि की उनकी जो आत्मिक तीव्र इच्छा थी वो स्वशासन की मांग करने वाले अनेक नेताओं में नहीं पाई देखी जा सकती है उस समय। सो यही कारण था कि उनका सारा राजनीतिक जीवन आप देखेंगे कि स्वराज सिद्धि के लिए ही समर्पित रहा था। और इस समर्पण के लिए उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी सही और बहुत सारे स्ट्रगल भी किया उन्होंने, कई बार जेल भी उनको जाना पड़ा। और इस तरीके से 1987 1897 और 1908 में जो उन पर केसेस हुए थे और कारावास के दंडों को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो ये बताता है कि उनकी कितनी तीव्र इच्छा थी स्वशासन की मांग या भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त कराने की। और उनका एक बहुत ही पॉपुलर मंत्र, बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की दृष्टि से जो स्वराज्य की अवधारणा है ना, वो केवल राजनीतिक मांग नहीं होती है, बल्कि उनका मानना था कि ये नैतिक आवश्यकता भी है। और तिलक पहले ऐसे भारतीय विचारक हैं जो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे, इस तरीके के बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हमें कुछ रियायतें नहीं चाहिए कि आप हमें कुछ राइट्स दे दें और कुछ स्वतंत्रता दे दें। हमें क्या चाहिए? हमें स्वराज्य चाहिए। और वे मानते थे कि जो सुधारवादी टुकड़ों से भारत को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हमें स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहिए। और भारत की गरिमा के अनुसार ये नैतिक आवश्यकता भी थी। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं थी स्वराज की, बल्कि नैतिक आवश्यकता भी थी। और भारत की गरिमा के सर्वथा अनुकूल होगा जो हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। क्योंकि भारत, जो अतीत भारत था, उसकी महानता पर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व था। और उस गरिमा के अनुसार उन्हें लगता था कि भारत को स्वराज मिलना चाहिए। तो ये थे स्वराज संबंधी कुछ विचार। अगला डिस्कस करते हैं कि तिलक के स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या थे। तो राजनीतिक विचार होने के नाते तिलक स्वतंत्रता की अवधारणा से परिचित थे और उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी कुछ विचार अपनी तरफ से भी दिए। परंतु उनकी स्वतंत्रता की जो धारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का, पाश्चात्य धारणा है, उससे कुछ भिन्न थी। किस तरीके से भिन्न थी इसे देखते हैं कि तिलक स्वतंत्रता को राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से देखते थे ज्यादातर। जैसे कि भारतीय समाज में आप देखेंगे स्वतंत्रता को सिर्फ राजनीतिक राइट या राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखा जाता, ये आध्यात्मिक रूप से भी देखा गया। और तिलक के शब्दों में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता स्वशासन की आत्मा है। और स्वशासन की जो दैवी प्रवृत्ति है उसे कभी समाप्त नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता व्यक्तिगत आत्मा का प्राण है और इसे वेदांत ने ईश्वर के रूप में माना है। तो इस तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता को डिफाइन किया है, स्वतंत्रता की डेफिनेशन दी हुई है। इसका अर्थ ये नहीं कि तिलक ने मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता की उपेक्षा की है कि वो आध्यात्मिक अ, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि बाल गंगाधर तिलक का मानना ये था कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, उसको उसके लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता आवश्यक है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता पहली शर्त है। जो समाज राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, वह नैतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकता है? तो उनका ये मानना था, जो राजनीतिक स्वतंत्रता को आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त मानते थे। और यही कारण है कि वो पहले कहते थे कि स्वराज्य मिलना चाहिए, जिससे कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी मनुष्य स्वतंत्र हो सके। तो ये उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलकर आप देखें तिलक के अंतरराष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व की अगर बात की जाए कि उन्होंने इंटरनेशनलिज्म या इंटरनेशनल रिलेशन या जो वर्ल्ड रिलेशन है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जो बात की है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो वेदांत की मानव एकता की धारणा को राष्ट्रवाद के माध्यम से वो व्यक्त कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना तिलक का अंतिम लक्ष्य था। तिलक के अनुसार सभी दृष्टियों से भारत एक साधन युक्त
तथा स्वावलंबी देश है और हम संसार के किसी देश की भूमि पर उसका कोई दावा नहीं है। मतलब संसार के किसी देश का कि उसकी भूमि पर कोई दावा नहीं कर सकता है। तो उनका मानना था कि जो भारत है वो अपने आप में स्वावलंबी देश है और कोई भी देश भारत की भूमि पर अपना दावा नहीं कर सकता है। और अपने विशाल भूभाग, अपरिमित जो साधन हैं और अपार जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की एक महान शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है और प्रस्तावित राष्ट्रसंघ का भारत एक प्रबल समर्थक हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने भारत के प्रति जो उनके विचार थे कि भारत कितना गरिमापूर्ण है, कितना महान राष्ट्र है, इस तरीके की बातें उन्होंने प्रस्तुत की। और वे जो विश्व बंधुत्व बनेगा या जो विश्व का राष्ट्र संघ बनेगा, उसपे जो भारत है एक प्रबल समर्थक हो सकता है, एक 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 रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनेगा, जिम्मेदार राष्ट्र बनेगा। और भारत क्या है, एक स्वावलंबी देश है और कोई भी देश इसकी भूमि पर दावा नहीं कर सकता, इस तरीके की वो बात करते हैं। आगे चलकर अगर हम देखें कि तिलक के स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी क्या विचार थे, तो आप पाएंगे कि तिलक ने जो बहिष्कार को राजनीति अस्त्र के रूप में अपनाया था कि बहिष्कार करो, स्वदेशी को अपनाओ। ये क्या थे, उनके पॉलिटिकल वेपन थे, राजनीतिक अस्त्र के रूप में इन्हें अपनाया था। और हम इस तरीके से देखेंगे कि जो उनकी धारणा थी कि जो हम ब्रिटिश शासन, उनके प्रशासनिक तंत्र का, उनके अधिकारियों का, उनके कानूनों का एवं न्यायालयों का बहिष्कार करें। एक तरीके से उनके जितने भी उनसे संबंधित जो थे एस्पेक्ट, उनको क्या करना है, हमें एक बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार को जो था वो उन्होंने एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में अपनाया और जो जनमानस था उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप ब्रिटिश शासन, प्रशासनिक तंत्र, उनके अधिकारी, कानून, न्यायालय, इन सब को बहिष्कार करिए और इस तरीके से आप उनके साथ असहयोग करिए और शासन को पंगु बनाया जा सकता है। जब आप शासन के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, शासन क्या कर सकता है, पंगु बन जाएगा और इस तरीके से आपको स्वराज अचीव करना या प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो उनकी नीति थी कि इस प्रकार दबाव डालकर सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वो भारतीयों को स्वराज की, जो भारतीयों की स्वराज्य की मांग है उसे स्वीकार करें। सो तिलक ने केसरी में लिखा है कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है तथा स्वदेशी और बहिष्कार शाखाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इनके और इसका जो इनके स्वदेशी और बहिष्कार के जो ये कॉन्सेप्ट्स थे, जो अवधारणाएं थी, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष था, उस स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष था, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। और इसको आगे चलकर जैसे कि गांधी जी ने अपने अपने जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चलाए हैं, उसमें इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और स्वदेशी और बहिष्कार, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था आम जनता पर। आप देखेंगे कि जो जो स्वदेशी प्रोडक्ट थे उनको अपनाया जाने लग गया, स्वदेशी शिक्षा को अपनाया गया, गुरुकुल व्यवस्था कई जगह स्वदेशी शिक्षा देने के लिए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में देने के लिए स्कूल की स्थापना की गई। साथ ही साथ आप देखोगे कि स्वदेशी प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं इस तरीके से, ताकि स्वदेशी वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए। आगे चलकर आप देखेंगे कि गांधी जी कैसे खादी को प्रमोट करते हैं। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार था, इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो जिसका सबसे पहले उल्लेख आप देखेंगे कि कौन करता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं इन सब जो राजनीतिक अस्त्र हैं उसको, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं तिलक के राष्ट्रवादी विचार। तो राष्ट्रवादी विचार की अगर हम बात करें तिलक के, तो तिलक एक राष्ट्रवादी विचारक थे, हम जानते ही हैं। वे देश को प्राचीन गौरव स्थान फिर से प्रतिष्ठित होने देखना चाहते थे। उनका ये था, मानना था कि जो भारत का जो जो अतीत रहा है वो बहुत ही गौरवमय रहा है, प्रतिष्ठित रहा है, हमें फिर से उसे स्टैब्लिश करना है, फिर से उसे लाना है। तो इस तरीके से एक राष्ट्रवादी के रूप में तिलक चाहते थे कि भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने ताकि विश्व में उसका सम्मान हो सके। और तिलक ने कहा कि अपने विशाल भूभाग, अपरिमित साधन और अपार जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की महान शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। इस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं।
राष्ट्रवादी विचार में आप देखेंगे कि जो तिलक है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई भेद नहीं करते और आप देखेंगे वो बिना किसी भेदभाव के भारतीय राष्ट्रवाद को जगाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अ, कई सारे प्रयास भी किए। जैसे ये राष्ट्रवाद के लिए ही उन्होंने कुछ इवेंट शुरू किए थे जिसमें कि जो भारतीयों की गौरव में जो प्राचीन भारत का इतिहास रहा है उसे फिर से लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने जैसे शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, ये सारी चीज़ें शुरू किया था। तो राष्ट्रवादी विचार उनके बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, प्रभावशाली रहे हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें, और उसका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। तो क्रांतिकारी अथवा हिंसावादी की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो लोकमान्य तिलक हैं उनके राजनीतिक उग्रवाद का पोषण तो किया था, वो राजनीतिक उग्रवाद को समर्थन देते हैं, लेकिन वो हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहन नहीं देते। उग्रवाद के नाम पे वो हिंसा को नहीं कहते। उनका मतलब था कि हमें एक्टिव होकर पॉलिटिकल में राजनीति में आना चाहिए जिससे कि हम स्वराज्य को अचीव कर सकें। ना कि वो ये कहते हैं कि आप हिंसा करिए या क्रांति करिए। हालाँकि जो उनके विरोधी थे, तो उनको इस तरीके से प्रेज़ेंट किया है कि वो हिंसावादी थे बहुत बड़े। जैसे कि सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है और इस तरीके से उनके जो राजद्रोह के कई सारे केस थे उसको सिद्ध करना चाहा। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके जो राजनीतिक विचार हैं और जो उनके और भी बहुत सारे जो प्रयास थे भारतीय स्वराज दिलाने के लिए भारत को, वो बहुत ही प्रभावशाली थे और इतना डीप इम्पैक्ट छोड़ रहे थे भारतीय समाज में या भारतीय लोगों में। जिस तरीके से वो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को ऐसे एज़ अ माध्यम प्रयोग कर रहे थे जिससे कि वो जनशक्ति को मजबूत कर सकें, बेस बना सकें और जो राष्ट्रवाद की जो लहर है वो पूरे भारत में फैला सकें। तो जो जो शासन था, जो ब्रिटिश शासन था उस समय, वो उनको पूरी तरीके से डिफेम करने में, इस तरीके से कह सकते हैं, जो उनके विरोधी थे, उस तरीके से उनको 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 हिंसावादी, क्रांतिवादी या भारतीय अशांति के जनक के रूप में प्रेज़ेंट किया, पिक्चर किया, जिससे कि उनकी इमेज को खराब किया जा सके, राजद्रोह सिद्ध किया जा सके, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया उनके क्रांतिकारी और हिंसावादी से संबंधित विचार। अगर हम मूल्यांकन करें जो आपके बाल गंगाधर तिलक का, तो आप देखेंगे कि तिलक वो पहले नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनशक्ति के महत्व को पहचाना और जनशक्ति के महत्व को ही आप देखेंगे आगे गांधी ने कैसे अपने आंदोलन के दौरान कैसे कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है, कितना प्रभावशाली तरीके से यूज़ किया है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पहले आप देखेंगे कि जनशक्ति के महत्व को उतना लोगों ने नहीं पहचाना था, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मतलब किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स थे उनके माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त करने की का प्रयास किया जा रहा था। तो जनशक्ति के महत्व को पहचाना और उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव के माध्यम से भारत में जन जागरण को जो एक महान यज्ञ आरंभ किया था, वो ऐतिहासिक महत्व का था और इसके दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सिरोल के अनुसार तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। हालाँकि जो इन्होंने ऐसा उन्हें बोला, तिलक के बारे में, वो राजद्रोही सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन उन दिन अंग्रेज की नज़रों में राजद्रोही था, वही तो भारतीयों की आँखों का तारा था। इस अशांति के जनक तो स्वयं अंग्रेज थे, मतलब ऐसा माना जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि षड्यंत्र के रूप में था। तिलक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने देश, अपने धर्म, अपने इतिहास पर गर्व करते थे और वे पहले थे जिन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगी। हालाँकि इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, जिस तरीके के इन्होंने ये उत्सव शुरू किए थे कि कम्युनलिज़्म को है उसको उन्होंने प्रमोट किया इस तरीके से। तो भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस तरीके के एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं उनकी आलोचना में, ये आप कह सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता की जो अवधारणा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने बनाई और बाल गंगाधर तिलक में जो स्वराज और स्वशासन के प्रबल
जो इसके समर्थक रहे हैं आप देखेंगे, तो भारतीय समाज को नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार या जो बर्बर प्रथाएँ थी, ये सब आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने बहुत अच्छे से उजागर किया था अपने मैगज़ीन्स के थ्रू। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना जीवन ब्रिटिश शासन से भारत और उसके लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में समर्पित किया। और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में जो उनकी मैगज़ीन्स थी केसरी और मराठा, इसका उन्होंने बहुत अच्छे से उपयोग किया था एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में जिससे जिनके माध्यम से उन्होंने लोगों पर हो रहे अत्याचार और जो ब्रिटिश शासन की उसमें जो भूमिका थी, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया, शिक्षित कराया। और बाल गंगाधर तिलक के बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन संभव नहीं था। और ये इसलिए क्यों था? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने जो जनमानस की शक्ति, जो आम आदमी की शक्ति थी, उसको पहचाना, उसको महत्व दिया। वो एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने मीडिया और संचार की क्षमता को समझा, जनशक्ति को समझा और इसीलिए उन्होंने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। तो ये बहुत बड़ा उनका योगदान था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने उनके लिए ऐसी बात कही कि लोकमान्य तिलक आधुनिक भारत के निर्माता हैं। वैलेंटाइन चेरोल का हमने देख ही लिया कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया जाता है, जबकि ये उनके दोस्त देशद्रोह को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसी बातें की गई थी। आगे चलकर आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक बताया। बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक लक्ष्य भारत के लोगों के लिए आत्मनिर्भरता, स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना था। उन्होंने स्वदेशी में भाग लिया और देश भर में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक ने अपने समय में जिन मूल्यों और नैतिकता का प्रचार किया था, वे भारतीय समाज की 21वीं सदी में भी कायम है। तो इस तरीके से आप इनकी रेलेवेंस भी दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से 21वीं सदी में भी उनके द्वारा दिए गए मूल्य और जो नैतिकता का पाठ था वो प्रभावित करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे जो हमने डिस्कस किया। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या डिस्कस किया है। तो हमने उनके स्वराज संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार और अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित विचार, साथ ही साथ स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी विचार, राष्ट्रवादी संबंधी विचार और क्रांतिकारी और हिंसावादी, फिर हमने मूल्यांकन किया और डिफरेंट स्कॉलर्स ने उनके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है हमने वो भी देखा। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति चिंतन में आप उनके योगदान, उनके विचारों की विवेचना आप कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और भी है गाइस कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से इनके जो वेरियस डायमेंशंस हैं उनको लिखें अपने कॉपीज़ में। और जिस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है ना कि पहले आप इंट्रोडक्शन दें, फिर इसके बाद से उनके जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके वेरियस सब टॉपिक कर के सब हेडिंग्स कर के उस पर विचार लिखें और लास्ट में कंक्लूजन दें। तो इस तरीके से बेहतर होगा आपके लिए आंसर लिखना। और बाकी बाल गंगाधर तिलक के बारे में और भी बहुत बड़ा एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन हम इसको जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना छोटा रखेंगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। बाकी ताकि आपको जो मेन कंट्रीब्यूशन है, उनका मेन जो अवधारणाएँ हैं, वो समझ में आ जाए। बाकी डिटेल में आप इनकी बुक पढ़ सकते हैं, आप इनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, अगर आप इनका डिटेल चाहते हैं। बाकी इनका जो हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री की चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, राजनीतिक विचार। सो हम जो उनके पॉलिटिकल थॉट हैं उसको बस हमने लिया हुआ है। बाकी उनका स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बाकी भारतीय समाज को लेकर जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही ह्यूज है। और उस पर अगर हम बनाएँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। बट हमारा एम क्या है? उनके राजनीतिक विचार को बहुत ही संक्षिप्त में समझना। तो होप सो कि आज का वीडियो देखने के बाद अगर इनके राजनीतिक विचार पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। और यस, सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको पसंद आया हो,
अगर आप आज का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगता है, आपको हेल्प मिलती है इससे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आज का वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे फीडबैक ज़रूर देना। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर ज़रूर करो अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ में। इट विल हेल्प मी टू ग्रो फाइनली गाइज़ एंड और जो जब ग्रोथ होती है तो ये मोटिवेशन देता है ऐसे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, आपका सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है उसके लिए। सो कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।